हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे बेटा। तो मुझे लगता है कि आपने लास्ट तक जो हमने इस चैप्टर में अभी तक किया है सबने कर लिया है। किया या नहीं? कर लिया ना? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था बेटा? हमने कैंसर के बारे में किया था और वो पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। सबने कर लिया होगा, अच्छे से लेक्चर भी देखा होगा। नहीं देखा तो अब देख लेना। ठीक है, और जितने भी लेक्चर्स हम करते हैं तो आप नोट्स तो बनाते होगे बेटा साथ में। और मैंने आपको एक रिवीजन स्ट्रेटजी ऑलरेडी बताई हुई है कि जब आप आज का लेक्चर करें, आज का जब आप लेक्चर पढ़ने के बाद रिवाइज तो करोगे ना, करना होता है। ठीक है, तो जब आप आज का लेक्चर रिवाइज करोगे तो उससे पहले आप पीछे के लेक्चर्स पर भी एक बार नज़र डाल लो। तो जब आप हर बार ऐसे ही करोगे तो वो चीज़ आपके माइंड में जो है बेटा सेट हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ ये प्रोसीजर फॉलो करो, क्योंकि जस्ट आप, मैं आपको करवाई जा रही हूँ और आप करते जा रहे हो, बस आप वही कर रहे हो और पीछे का रिवाइज नहीं करोगे तो बेटा उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, हमारा काम क्या है, हमें बेसिकली करना क्या है कि जो भी हम करें बहुत अच्छे से करें, ऐसे करें कि बार बार हमें दोबारा लेक्चर ना देखना पड़े। और वो कब होगा? जब हम हमारे नोट्स को बहुत अच्छे से विद टाइम पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो जो कंसेप्ट हैं वो हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे। अब कंसेप्ट कैसे, कुछ चीज़ें होती है आप कहोगे मैम कंसेप्ट नहीं है, लर्न ही करना पड़ता है। देखो, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें लर्न करनी होती है बेटा, लेकिन फिर भी कुछ तो समझ के हम उसको लर्न करते हैं। जैसे कि हमने कैंसर किया, ठीक है, तो कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब हमें पता है कि व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, एक तो आप जस्ट ये याद कर लो कि भाई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है, कैंसरस सेल शो नहीं करते, नॉर्मल सेल्स जो है वो शो करते हैं। ये एक बात है। ठीक है, अब एक तो जस्ट इस बात को याद किया जाए, या इस बात का आपको पता हो कि व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, तो ज्यादा याद रहेगा ना बेटा। तब तो आप किसी और को समझा भी सकते हो, समझ रहे हो। किसी और को समझाओगे तो सबको लगेगा अरे वाह, इसको सब कुछ आता है। ठीक है, तो एक खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है। तो आपको ऐसे पढ़ना है, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। और बताओ मुझे जरा समझ आता है कि नहीं आता होगा ना। चलो ठीक है बेटा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। स्टार्ट करें। देखो बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या मैं लिख देती हूँ सबसे पहले, हम लिखते हैं आज इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब ये मैम आपने ये क्यों लिखा, एड्स क्यों नहीं लिखा? तो बेटा समझो, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस का मतलब है वो डिजीजेस जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देती हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एड्स हो, समझ लो इस बात को। ऐसी देखो, दो चीजें, अब कंफ्यूज नहीं होना। एक था ऑटो इम्यूनिटी डिजीजेस, दूसरा है बेटा इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीज क्या था? हमारी बॉडी, हम बिल्कुल ठीक हैं, पता नहीं क्या हुआ, कोई चेंज हुआ, सम जेनेटिक चेंज और समथिंग कुछ भी हुआ, और हमारी बॉडी के कुछ सेल्स हमारे ही दुश्मन बन गए, दैट इज ऑटो इम्यून डिजीज। बट इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब है हमारे सेल खुद के दुश्मन नहीं बने हैं, बट विथ टाइम जो है हमारा इम्यून सिस्टम किससे बना है? आपका बी सेल से, टी सेल से, मेन वही रहते हैं आपके। वही कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी आती जा रही है। तो जैसे जैसे बी और टी सेल्स कम होंगे वैसे वैसे आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है। ये होती है इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गए? ऑटो इम्यून डिजीज में मतलब आपका कोई दुश्मन बन गया है, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज का मतलब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है, पूरा इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है। मींस बी और टी सेल्स में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है बेटा, तो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज के अंदर आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसमें? इम्यून सिस्टम लिख दो, या यूं कह दो कि डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी हैज वीकेंड।
गेट्स वीकेंड। ठीक है, अब इसमें आपको दो चीज के बारे में पता होना चाहिए, दो मेन डिजीज हैं, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा उसके बारे में हल्का सा पता होना चाहिए बेटा। इसके अंदर आप दो डिजीज ले सकते हो, वन इज द स्किड एंड वन इज एड्स। एड्स जिसके बारे में हम आज पूरी एलेबोरेट तरीके में बात करने वाले हैं। दूसरी है बेटा स्किड। व्हाट इज स्किड? स्किड इज द सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, क्या लिखेंगे आप इसको? सीवियर कंबाइंड सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। और इसके अंदर होता क्या है बेटा? बोथ बी एंड टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, दोनों की ही कमी हो जाती है, या यूं कह लो ये होते ही नहीं है बॉडी के। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए हैं, हमारे पास इम्यूनिटी नाम की चीज ही नहीं बच रही है। समझ रहे हो? तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि इसके अंदर जो आपके बी और टी सेल्स हैं, both B and T cells are lacking, lacking मतलब कमी होना, from birth, birth से ही कमी है, means ये क्या है? it is a genetic disease। ये क्या हुई बेटा? जेनेटिक डिजीज हुई। वैसे ही अगर हम एड्स की बात करें, एड्स तो हमने आज पूरी लैबोरेट तरीके में करना है, यहां पर एक पॉइंट लिख लो एड्स के बारे में कि भाई एड्स आपको बर्थ से, मतलब आपके जीन्स के अंदर प्रॉब्लम से तो नहीं हो रही है। ठीक है, सो ये मेनली जो है आपको आफ्टर बर्थ होती है, बेसिकली आपको एक्वायर्ड होगी। जो भी चीज एक्वायर्ड है, आपको किसी से मिल रही है, वो मतलब दैट इज एड्स। मतलब आप हर कोई बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब एड्स जो है आपको किसी से मिलती है, खुद से नहीं होगी, खुद के जीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि तुम्हें एड्स हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम्हें मिलेगी, हो सकता है तुम्हें वो अपनी मदर से मिली हो, मदर से, अब मदर से जीन से नहीं मिली, मदर से वो वायरस तुम्हें मिला। ठीक है, एड्स का हमें सब पता है। एड्स हमें को कैसे हो सकती है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हो सकती है विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, अगर आप कोई इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स हैं, एक दूसरे की निडल विडल यूज़ कर रहे हैं, उससे हो सकती है। रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, रॉन्ग इन द सेंस कि विदाउट चेक किए ही आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, उससे हो जाएगी। सो दैट इज द कॉज ऑफ द एड्स। लेकिन ये क्या है? जेनेटिक है, मतलब कहीं ना कहीं जीन्स में कोई डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है बेटा, तो दिस इज द स्किड। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज में आपकी दो मेन इंक्लूड होती है, वन इज द स्किड एंड वन इज द एड्स, जिसमें हम एड्स को आज अच्छे से इलेबोरेट करेंगे। सो आवर टुडेज टॉपिक इज एड्स। जब हम एड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स इसकी डेफिनेशन ही लिखेंगे। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा? इट इज acquired immunodeficiency syndrome। Acquired immunodeficiency syndrome is AIDS। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म बेटा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। यहाँ सिर्फ एक सिम्टम नहीं आता, एक ऑर्गन बॉडी का इन्वॉल्व नहीं होता, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे सिम्टम्स भी आपको बहुत सारे आते हैं। सो सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ symptoms, group of symptoms। so AIDS is acquired immunodeficiency syndrome। syndrome का मतलब होता है group of system। ठीक है, बेसिकली क्या है यहाँ पर? डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम हो जाता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, वो वीकेंड हो गया है, वो आपको बीमारियों से नहीं बचा पा रहा है। ठीक है, सो
it is the deficiency of immune system which is acquired during lifetime, which is acquired during lifetime. एक पॉइंट और लिखो बेटा, it is not genetic or you can say congenital. समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, देखो अब आप एक चीज समझो, अगर आप इसमें कह सकते हो कि कई बार जो इन्फेक्टेड मदर होती है उससे भी बच्चे को हो जाता है, आप कहो मैम बर्थ से ही प्रेजेंट है। देखो, बर्थ से प्रेजेंट होने का मतलब कि आप इस लाइन को समझो कि कोई ऐसी बीमारी जो आपको बर्थ से है बट ड्यू टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसे हम कहेंगे कंजेनाइटल। ठीक है, या फिर जेनेटिक ना हो बट उसके पास, जैसे आपके हार्ट है, हार्ट के अंदर आपने होल सुना होगा, दैट इज कंजेनाइटल डिसऑर्डर। बट यहाँ वो क्या हुआ, कुछ ना कुछ आपकी डेवलपमेंट में ही कमी आ गई थी। ठीक है, बच्चा जो डेवलप कर रहा था उसमें कमी आई। बट यहाँ पर एड्स जो है, एड्स किससे होता है बेटा? वायरस से होता है। कौन सी वायरस? HIV वायरस। कौन सी वायरस? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब वो वायरस जो है मदर से बेबी में चली गई प्लेसेंटा के थ्रू। अब बेबी में थोड़ी तो कोई डिफेक्ट हो रहा था, डिफेक्ट तो नहीं हुआ, तो उसको एक वायरस मिल गई भाई, अब क्या कर सकते। सो इसको हम कंजेनाइटल की कैटेगरी में नहीं रखते, ये आप याद रखेंगे। इट इज नॉट अ जेनेटिक, नॉट अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर, इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ठीक है, अब लाइफ टाइम हो सकता है फिटल लाइफ या आफ्टर बर्थ। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो, सो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हो गया आपका डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम है विच इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अब अगर हम बात करें, सबसे पहला केस जो है इसका डिजीज का, एड्स का, वो मिला था 1981 के अंदर। ठीक है, फर्स्ट केस जो है बेटा HIV पॉजिटिव केस का, एड्स का जो है, वो मिला 1981 के अंदर, अमेरिका में मिला था आई थिंक। ठीक है, और मिला होमोसेक्सुअल्स के अंदर। ठीक है, किसमें मिला बेटा? होमोसेक्सुअल्स के अंदर, होमोसेक्सुअल गेज के अंदर मिला बेसिकली। किसमें? गेज के अंदर। ठीक है, अब इसलिए एड्स जो है, एड्स नाम आने से पहले स्टार्टिंग से इसका नाम एड्स नहीं है। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुआ, इट वाज डिस्कवर्ड इन होमोसेक्सुअल एंड दैट दे वर द गेज। ठीक है, तब इसका नाम रखा गया बेटा ग्रिड, GRID, जिसे हम कहते हैं गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, गे रिलेटेड इम्यून डिजीज या इम्यून डेफिशिएंसी, तो ये पहला नाम था। ठीक है, क्लियर। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे इस वायरस के बारे में ज़्यादा जाना गया, स्टडीज हुई, देन जो ग्रिड था उसको एड्स कर दिया गया। अब अगर इंडिया, ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात होगी कि पहला केस कहाँ मिला। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो पहला केस है वो चेन्नई के अंदर प्रोस्टिट्यूट्स में मिला था इन द ईयर 1986। कब मिला बेटा? 1986 में। और जब से एड्स डिस्कवर हुआ है तो मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं जिनको एड्स हैं, और जिसमें से अराउंड 25 मिलियन पीपल डाटा है जो जिससे इनकी एड्स पेशेंट की डेथ तक हो चुकी है। ठीक है, तो चलो ये पॉइंट लिख देते हैं। हमने क्या बोला अभी कि तो फर्स्ट केस जो है एड्स का, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1981 इन होमोसेक्सुअल्स। ठीक है, सो फर्स्ट केस reported in 1981 in homosexuals, और वो क्या थे? गे थे। इसलिए इस डिजीज का नाम भी क्या रख दिया गया था बेटा? ग्रिड। इसलिए इस डिजीज का नाम भी क्या रख दिया गया था? ग्रिड, मीन्स गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी। यहाँ लिख देते हैं। ये ग्रिड नाम जो है काफी पहले जो है एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, so first case was reported in 1981 in homosexuals and they were gay, so इसका नाम रख दिया गया ग्रिड, that is gay related immune deficiency। अगर हम इंडिया की बात करें तो फर्स्ट केस चेन्नई में इन द ईयर 1986 और प्रोस्टिट्यूट्स के अंदर ये डिस्कवर हुआ था। सो इन इंडिया AIDS was first
detected in prostitutes in Chennai in the year 1986। कौन से साल में? इन द ईयर 1986 के अंदर ये इंडिया के अंदर पहली बार डिस्कवर किया गया। ठीक है, लास्ट 25 साल से देखें तो जैसे मैंने आपको बताया मिलियंस ऑफ पीपल को एड हो चुका है, जिसमें से 25 मिलियन का तो डाटा है जिनकी डेथ भी हो चुकी है। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं? इन द लास्ट 25 ईयर it has spread all over the world and around 25 million and around 25 million बेटा more than 25 million लिख लो, and around more than 25 million people have been killed by this disease। इस डिजीज से इतने लोग जो हैं अभी तक मर भी चुके हैं। सो क्योंकि वैसे भी अगर अब एक बार आप HIV पॉजिटिव हो जाते हो, आपको एड्स हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ मेडिसिन्स हैं जो आपकी लाइफ को थोड़ा लंबा कर देते हैं, दैट कैन प्रोलॉन्ग योर लाइफ, बट इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार हो गया तो हो गया, यू विल डेफिनेटली रिमेन एड पॉजिटिव और फिर डेफिनेटली डेथ तो इसमें होती ही है। ठीक है, क्लियर है बेटा इतनी बात? चलो अब हम आ जाते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट के ऊपर। कॉजेटिव एजेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो कॉजेटिव एजेंट क्या है हमें सबको पता है, इट इज HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या है बेटा ये? इट इज ए ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये क्या होती है? इट इज द रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है? इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज RNA। ठीक है, रेट्रोवायरस मतलब क्या हुआ बेटा? इसमें HIV जो है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? RNA है। और RNA कैसा है यहाँ पर? सिंगल स्ट्रैंडेड। ये आपको पता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पर आपको सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिलते हैं बट 2 स्ट्रैंड मिलते हैं। देखो बेटा, जब कोई भी आपका जेनेटिक मटेरियल इस फॉर्म में हो इट इज डबल स्ट्रैंडेड, और जब आपको ये ऐसे सिंगल स्ट्रैंड दिखे तो उसको सिंगल स्ट्रैंडेड कहते हैं। दैट इज दिस इज DS, दिस इज SS, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड द डबल स्ट्रैंडेड। ये सीन होता है, इसको हम ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो HIV है वो रेट्रोवायरस है एंड इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। देखो बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है बट 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये हम याद रखेंगे। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA but 2 different strands are there। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अब इसका एक बढ़िया सा हम डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। HIV वायरस का एक अच्छा सा डायग्राम बनाएं। चलो
देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला, हमने आपको बोला कि यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है बट 2 स्ट्रैंड हैं। सो दिस इज द 1 स्ट्रैंड, दिस इज द सेकंड स्ट्रैंड। सो अभी बाहर का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करूंगी, अभी समझो। हमने बोला था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है बट 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 strands of single stranded RNA. These are the 2 strands of single stranded RNA. ये बात होती है क्लियर। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम एंजाइम्स की, कि क्या यहाँ पर कोई एंजाइम भी प्रेजेंट है। बिल्कुल प्रेजेंट है। देखो बेटा, एक कुछ एंजाइम्स तो जो हैं यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटीएज एंजाइम। क्या कहते हैं, प्रोटीएज एंजाइम। कुछ एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिनको हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक, उसके अलावा और भी एंजाइम प्रेजेंट होंगे जिनको कहा जाता है इंटीग्रेज एंजाइम। तो हमने यहाँ पे 3 एंजाइम बना दिए, अब तीनों के नाम लिख देते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, सबसे पहले जो ये एंजाइम है, दिस इज द प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है, फिर इसको हम लिख देते हैं इंटीग्रेज एंजाइम। ठीक, और इसे हम लिख देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक, क्लियर बात। ये तीनों ही क्या हैं, क्या लिख सकते हो, 3 एंजाइम्स। दीज आर द 3 एंजाइम्स। तो आपसे कोई पूछे कि HIV जो है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है, भाई क्या इसके पास एंजाइम है? बिल्कुल है। कितने हैं? 3 हैं। कौन से हैं? 1 is the protease, then integrase and reverse transcriptase। 3 आप याद रखेंगे। फंक्शन क्या है, जब हम इसका पूरा पैथोफिजियोलॉजी करेंगे कि HIV होता कैसे, हमें इन्फेक्शन कैसे होता है, तब आपको समझ आएगा। अभी हम याद रखेंगे 3 एंजाइम हैं। क्लियर बेटा बात इतनी? चलो चलो ठीक है बेटा, जब हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर आपके HIV वायरस का, अंदर का हमने देख लिया। सबसे बाहर की तरफ जो है आपको मिलती है एक लिपिड की कवरिंग। ठीक है, तो सबसे बाहर की साइड है लिपिड की कवरिंग, जो पिंक कलर की है बेटा, इट इज द लिपिड कवरिंग। ठीक है, अंदर की साइड आपको ये जो ऑरेंज और ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है प्रोटीन की कवरिंग। ठीक है, पिंक वाली क्या है, लिपिड की लेयर है, और जो ये जो ये ऑरेंज और ग्रीन कलर है, ये क्या है बेटा, प्रोटीन की लेयर है, जिसे आप क्या कहते हो, कैप्सिड। छोटे छोटे प्रोटीन के कैप्सूल से, कैप्सोमियर से बनी होती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, कैप्सिड। 2 कैप्सिड है यहाँ पर। ठीक है सॉरी, समझ आ रही है ये बात? ठीक है, तो बाहर वाली जो लेयर है, इसको हम क्या कह देते हैं, दिस इज द लिपिड एनवेलप। ये क्या है बेटा, लिपिड एनवेलप है। और ऊपर की तरफ ये क्या लगा हुआ है, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन 120। इसको हम क्या, ये जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रहा है इसके सरफेस से, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120, दैट इज GP120। क्या कहेंगे बेटा, GP120। फिर उसके लिपिड वाली लेयर हो गई। अब देखो, ये ऑरेंज वाली और ग्रीन वाली क्या बताया मैंने आपको, ये है आपकी प्रोटीन की कवरिंग, जिन्हें बोला जाता है कैप्सिड। जिन्हें क्या बोला जाता है बेटा, कैप्सिड। सो
एक तो हो गई ये वाली, और एक यहाँ से कर देते हैं ये ग्रीन वाली, और एक ये वाली, एक ऑरेंज वाली है और एक ग्रीन वाली है। ठीक, जो आपकी ऑरेंज वाली है उसको बोला जाता है P17। जो ऑरेंज वाली है बेटा उसको बोल दिया हमने क्या, P17। एक मिनट रुको, ये अंदर वाली जो है बेटा ये होगी P17 और ये हो जाएगी आपकी P24। ये प्रोटीन के नाम से दिया गया है इनको नाम। ठीक है, जो अंदर वाली है दैट इज P17। अंदर वाली को क्या बोला बेटा, P17। बाहर वाली है जो P24, ये और ये क्या है, दीज आर द कैप्सिड, या यूं कह लो प्रोटीन कैप्सिड। क्या है, प्रोटीन कैप्सिड। तो ये डायग्राम आपको स्ट्रक्चर जो है HIV का ये आपको अच्छे से याद रखना है। दिस इज एन HIV वायरस। क्या है ये, HIV, दिस इज एन HIV वायरस। ठीक है, इसमें क्या है, आपको क्या दिख रहा है, बाहर की साइड जो पिंक कलर की लेयर है इट इज द लिपिड एनवेलप। लिपिड एनवेलप के बाहर आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 120, जो ये सर्कल सा है। ठीक है, उसके अलावा आपको अंदर की तरफ दो कवरिंग और दिख रही हैं, एक है ग्रीन वाली और एक है ऑरेंज वाली। जो ग्रीन वाली है वो बनती है P17 प्रोटीन से, और जो बाहर वाली ऑरेंज वाली इट इज P24। दोनों ही प्रोटीन की लेयर है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन कैप्सिड। चलो जी ठीक है। फिर जब हम अंदर की तरफ देखते हैं तो हमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिलता है, बट यहाँ पे RNA के दो स्ट्रैंड्स हैं, तो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। 3 टाइप के एंजाइम है, प्रोटीएज, इंटीग्रेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इतनी बात आई होप सबको क्लियर होगी। सो दिस इज द HIV वायरस। ठीक है, अब ये जो HIV वायरस होती है ये हमारी बॉडी के अंदर कौन से सेल्स को इन्फेक्ट करती है? क्या ये सबको इन्फेक्ट कर लेती है? नहीं, हम तो बात कर रहे थे B और T सेल्स की, बात हम तो यही कर रहे थे। ठीक है जी, तो देखो HIV वायरस जो है सिर्फ उन्हीं सेल्स को इन्फेक्ट कर सकती है बेटा जिसके पास होते हैं CD4 रिसेप्टर्स। ठीक है, HIV वायरस जो है उन्हीं सेल्स को इन्फेक्ट कर सकती है विच हैव द CD4 रिसेप्टर्स। और ये CD4 रिसेप्टर्स जो हैं आपको 2 टाइप के सेल्स पे हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। वन आर द मैक्रोफेजिस, ठीक है, दूसरे होते हैं आपके T हेल्पर सेल्स, या जिसको आप T4 सेल्स कह देते हो, CD4 सेल्स भी कह देते हो ना उनको, वो। ठीक है, सो आप इसमें एक पॉइंट मेंशन कर लीजिए, HIV वायरस इन्फेक्ट्स द HIV infects only those cells which have CD4 रिसेप्टर्स, जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। और CD4 रिसेप्टर्स के लिए हमारे पास 2 सेल्स हैं, वन आर द मैक्रोफेजिस, ठीक है, दूसरे हैं आपके TH, टी हेल्पर, और यू कैन से T4 सेल्स। इनकी सरफेस के ऊपर बेटा लगे होते हैं CD4 रिसेप्टर्स। क्या लगे होते हैं बेटा? CD4 रिसेप्टर्स। मान लो कि ये मैंने एक सेल बना दिया, कोई भी सेल बना दिया, इन मैक्रोफेज हो सकता है या T4 हो, कोई भी सेल हो। ठीक है, अब इस सेल के सरफेस पे लगा होता है इस टाइप से एक रिसेप्टर। ठीक है, क्या लगा होता है? रिसेप्टर लगा होता है। ये कुछ भी हो सकता है बेटा, क्या है, मैक्रोफेज हो सकता है और टी हेल्पर सेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड दिस इज द CD4 रिसेप्टर। ठीक है, अब मान लो एक वायरस आती है। जब हमने एक वायरस देखी थी तो हमने क्या देखा था? उसके पास क्या प्रेजेंट है? ये ग्लाइकोप्रोटीन वाली स्पाइक प्रेजेंट है। इसकी हेल्प से ये इन CD4 रिसेप्टर के साथ जाकर ज्वाइन करती है। ठीक है, तो वो जो हमने बनाई थी वहां पर, वो आता है इसके अंदर ऐसे अपना एक बॉन्ड बनाता है, ये दिस इज द GP120 ऑफ HIV। ये आकर इसके साथ ऐसे आता है और इसके साथ जाकर अटैच हो जाता है।
समझ आई? तो ये क्या था आपका, एक मैक्रोफेज या टी हेल्पर सेल था जिनके पास CD4 रिसेप्टर होते हैं। बस ऐसे ही सेल्स को जो HIV वायरस है वो अपना टारगेट बनाती है और किसी सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाती है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात बेटा? आई होप सबको ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी। चलो जी, ये हो गया। अब हम देखते हैं होता कैसे है, ये वायरस कैसे इन्फेक्ट करेगी, बाद में देखते हैं। उससे पहले हम कुछ पॉइंट लिखते हैं कि जो आपका HIV है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो आपकी बॉडी तक पहुंचती कैसे है। सो आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, दैट इज द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, आपने अनसेफ सेक्स किया, मीन्स विदाउट एनी बैरियर मेथड। बैरियर मेथड कौन से थे बताओ जरा, बैरियर मेथड कौन से थे? बैरियर मेथड में था बेटा आपका कॉन्डोम्स, ठीक है। फीमेल्स के लिए फेमिडोम्स होते थे, याद आ रहा है कुछ? ठीक है। तो आपने एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया विदाउट एनी बैरियर मेथड, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। सो आप क्या लिख सकते हो इसमें? फर्स्ट वन इज द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। फर्स्ट पॉइंट इज बेटा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। चलो जी, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा होता है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंटेमिनेटेड ब्लड और द ब्लड प्रोडक्ट्स। ब्लड प्रोडक्ट्स की बात किसकी कर रहे हैं बेटा? ये होता है ना कई बार सिर्फ सीरम ट्रांसफ्यूजन होता है या प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन होता है, उस पर की बात कर रहे हैं। सो अब देखो, ये आपके हाथ में नहीं था, ये आपके हाथ में था, ये आपके हाथ में था, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वाला आपके हाथ में है। आप प्रिकॉशन लेते हैं कि नहीं लेते, ठीक है। अब जो दूसरा है, हुआ ये गलती से ही है। कभी भी एड्स के लिए आप ऐसे नहीं कह सकते अरे पता नहीं कैसे हो गया। आपको पता है, जरूर पता है आपको कि आपको कैसे हुआ। अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है वो भी आपको पता है, ठीक है। अगर किसी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तब भी तो आपको पता है कि चलो भाई हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वाली बात तो नहीं। हाँ, बट एक बार मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, उसमें गलती तो आपकी नहीं थी, बट आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था, आपको पूछ लेना चाहिए था। इसमें ज़्यादा गलती हो गई उस डॉक्टर की जिन्होंने बिना ही उस ब्लड को टेस्ट किए आपके अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा? बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ contaminated blood and blood products। कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो भाई थर्ड मेथड देख लेते हैं, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड, भाई इन्फेक्टेड नीडल क्यों शेयर करेंगे? हम तो नहीं करते। हम क्या करते हैं? इन्फेक्टेड नीडल किसी की शेयर नहीं करते, तो कौन करते हैं? बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो बेटा, ड्रग एब्यूज का मतलब क्या होता है? जो लोग लेते हैं ना, इंजेक्शन वगैरह लेते रहते हैं, इन सब का दे आर द ड्रग एब्यूजर्स। तो ये क्या होता है, इनका एक अलग ही ग्रुप बना होता है। हम तो नहीं करते हैं, तो हमें तो मिलते भी नहीं, ऐसे लोग दिखते भी नहीं है, बट इनका एक अलग से ही ग्रुप बना हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, किसी ने एक ड्रग ली, अपना इंजेक्शन लगाया, दूसरा बंदा भी वही सिरिंज यूज कर रहा है, उससे इंजेक्शन लगा रहा है, थर्ड पर्सन भी वही। अब किसी को पता थोड़ी है भाई किसको एड्स है। तुमने क्या किया, तुमने एक यूज की, मान लो उसको एड्स था, दूसरे ने यूज की, उसको इन्फेक्शन हुआ, तीसरे को इन्फेक्शन हुआ, चौथे को इन्फेक्शन हुआ, साइकिल गोज ऑन, ठीक है। सो उसकी बात कर रहे हैं, बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल इन केस ऑफ द इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर। तभी
देखो वैसे तो हर हॉस्पिटल में ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से प्रिकॉशन ली जाती है, बट फिर भी आप अपने माइंड में ये चीज बिठा लो, जब आप डॉक्टर बनोगे ना, ठीक है, तब आपको एक चीज बोली जाएगी, ट्रीट एवरी पेशेंट एज ही और शी इज HIV पॉजिटिव। भाई हमें नहीं पता, कोई आपको नहीं बताएगा। बहुत टाइम तक तो इंसान जिसको जो HIV जिसको हो गया है उसको खुद को ही नहीं पता होगा कि ही और शी इज HIV पॉजिटिव। तो एक डॉक्टर को क्या करना है, उसको अपनी प्रिकॉशन लेनी है। भाई जिंदगी सबको प्यारी है, उसको अपनी प्रिकॉशन लेनी है, तो आपको हर पेशेंट के साथ अच्छे से प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है, कि आपको उनसे इन्फेक्शन ना हो। अब डॉक्टर को कैसे इन्फेक्शन हो सकता है, देखो मान लो कि कोई डॉक्टर है कहीं पे इंजेक्शन लगा रहा है, ठीक है, हो सकता है वो नीडल गलती से कहीं आपको प्रिक कर जाए। अभी आप सोचने में ऐसा लगता है ऐसे कैसे प्रिक कर जाएगी, बट ये केसेस होते हैं, तो आपको प्रिक ना कर जाए इस वजह से आपको अपनी प्रिकॉशन लेनी है। खुद की जिंदगी खुद के हाथ में है, ठीक है जी। और फिर दूसरा, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है, एक चीज पे हमेशा ध्यान दो कि जब आपको कोई इंजेक्शन लग रहा है या आप किसी लैब के अंदर जाते हैं ब्लड सैंपल देने, तो ऑफकोर्स दे विल आपका यहाँ से ब्लड लेंगे आपकी वेन से, तो आपको ये देखना है क्या वो कहीं कोई यूज नीडल तो यूज नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर। आपको ये ध्यान देना है जब आप जाए वहां पर तो उन्होंने आपके सामने वो नीडल जो है नए एक पैकेट से निकाली हो। ये चीजें जो हैं आपको ध्यान देनी है। अगर उनकी गलती से आपको एड्स हो गया तो ये नहीं कहा जाएगा कि उनकी गलती थी, आप बेवकूफ थे, ठीक है, आपको ध्यान देना था, हमारी लाइफ का हमें ध्यान देना है, ठीक है बेटा। चलो कुछ ज़्यादा हो गया नॉलेज, ये पॉइंट समझ आ गए, बट मैंने इसलिए बताया बेटा ये चीज़ आपको देखनी होती है जब भी आप जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपके रिलेटिव के साथ जाओ तो देखो भाई तुमने अगले वाले बंदे ने क्या किया, तुम्हें पता है ना। अगर वो पुरानी नीडल यूज़ करता है, जस्ट टेल हिम नहीं भाई यूज़ नीडल हमसे हम नहीं करवाएंगे, नई नीडल लो, सीधी सी बात, ठीक है। होता है ना वो सीधी बात नो बकवास, वो वाली बात है, ठीक। चलो सो हमने कर लिया बेटा सेक्सुअल कांटेक्ट, ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग विद द इन्फेक्टेड नीडल, और एक मैंने आपको बताया ही था कि मदर से फीटस में आ जाए थ्रू द प्लेसेंटा। सो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू मदर में जो इन्फेक्शन था वो चाइल्ड को मिल गया। सो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसमिशन। सो कौन से पीपल जो हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो हायर रिस्क पे होते हैं जिनको ये इन्फेक्शन हो जाए, तो सबसे पहले तो ऐसे पीपल जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, ठीक है। ऐसे पीपल, हमने क्या कहा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एक तो आपका एक ही पार्टनर है जिसपे आपको फेथ है, ठीक है, एक है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, आपको पता ही नहीं है किसी के बारे में, उस केसेस में आपके रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इंट्रावीनस ड्रग एब्यूज़र हो तब आपके चांसेस जो बढ़ जाएंगे। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, वो उसका रीज़न कोई भी हो सकता है, ठीक है, कि उनके अंदर हो सकता है कि RBC ब्लड बनने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, उस केस के अंदर हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर है, उस केस में हो सकता है। सो हम यहां पर लिख सकते हैं, सो द पीपल हु आर एट हायर रिस्क, सो द पीपल हु आर एट हायर रिस्क ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन इंक्लूड, पीपल हु आर at higher risk of getting infection includes, उसमें आप किस किस को इंक्लूड करेंगे, people with multiple people with multiple पीपल विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ठीक है। सेकंड पे आ जाएगा इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर्स, इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर एक केस ये हो जाएगा बेटा, और
who requires repeated blood transfusion, who requires repeated, जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ रही है वो लोग, एंड चिल्ड्रन बोर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर। एक पॉइंट यहां लिख लो, चिल्ड्रन बोर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर। देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि HIV इन्फेक्टेड मदर है तो बच्चे को हो, अगर आप प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उस इन्फेक्शन को होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये बात और याद रखनी है कि जो एड्स है, जो HIV है, वो जस्ट किसी को टच करने से, फिजिकली टच करने से नहीं फैलता है, सिंपल किस करने से नहीं फैलता है। HIV जो है सिर्फ तभी फैलेगा व्हेन there is contact of the blood or you can say the body fluids। अगर बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो HIV ट्रांसमिट नहीं होने वाला भाई, ठीक है। अगर आप यहाँ बैठे हो, आपके पास कोई HIV पेशेंट बैठा है, HIV पॉजिटिव इंसान बैठा है, तो ऐसा नहीं है उसके पास बैठने से आपको भी HIV हो ऐसे करने लग जाते हैं ना लोग, हो इसको HIV है। क्या हुआ भाई, हो गया, अब क्या करे इंसान, हो गया तो हो गया। जस्ट एक चीज है कि जिस पेशेंट को हुआ है वो भी थोड़ा ध्यान रखे अपना, ठीक है। वो भी कोशिश करे किसी से सेक्सुअल कांटेक्ट ना करे। अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर को बता दे कि भाई मैं HIV पॉजिटिव हूँ, लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। हो गया, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्रॉब्लम तो ऑफ कोर्स है कि भाई हो गया, अब ठीक तो तुम हो नहीं सकते, बट ये जो लोग बता नहीं रहे हैं और जिससे जो ज़्यादा की ज़्यादा आगे स्प्रेड हो रहा है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। और आप लोगों को भी ऐसे नहीं करना है कि ये HIV पेशेंट है तो इसको भाई क्या कहते हैं उसको सोसाइटी से ही बाहर कर दो, इसको ऐसे स्टिग्मा की तरह लो, उसका ऐसे तुम ऐसे गंदी नज़रों से देख देख के उसका जीना हराम कर दो। तो ये सब नहीं करना है, वो भी इंसान है भाई, ठीक है। और तुम्हें टच करने से, जस्ट यहाँ पे लिप्स पे यहाँ पे कुछ किस करने से किसी को भी HIV नहीं होने वाला। उसने खाना खाया, तुम वो खाना शेयर कर लो, नहीं होगा। समझ आई बात? चलो, सो हम इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं बेटा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV और एड्स डज नॉट स्प्रेड बाय जस्ट मियर फिजिकल टच। इसको तो तुम है ना अच्छे से रेड लेटर्स में लिखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने काफी सारी गलत धारणाएं बनाई होती हैं HIV के खिलाफ, जो दूर करना बहुत जरूरी है। इट इज important to note that HIV कह लो या AIDS does not transmit, ये ट्रांसमिट नहीं होगा merely by touching, does not transmit by mere touch or physical contact, means not by sharing food, kissing, इससे ट्रांसमिट नहीं होगा बेटा, ठीक है। ट्रांसमिशन के लिए बॉडी फ्लूइड्स का कांटेक्ट में आना जरूरी है। सो इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड, जैसे कि आपका ब्लड है, ठीक है, या और बॉडी फ्लूइड्स हो गए, ठीक है। जैसे आप सेक्सुअल कांटेक्ट की बात कर रहे हैं तो सीमेन में फीमेल का के अंदर जो सिक्रीशंस होती हैं उनके अंदर, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर बेसिकली, जैसे टच करने से नहीं होने वाला, ठीक है, ओके। चलो,
So it is important to note that HIV/AIDS does not transmit mere by touch or physical contact with the infected patient, means not by sharing food or by kissing. It spreads only and only through the body fluids. So इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि HIV और एड पेशेंट को जो है सोसाइटी से आइसोलेट नहीं करना है, उनको एक वो साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं देना है, वहीं से इतना ज़्यादा वो ऑलरेडी ट्रोमा में है, आपको वो ट्रोमा नहीं देना है. सो HIV शुड नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी. दे शुड नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी. आई होप इतनी बात तो सबको क्लियर होगी बेटा. ठीक है. और एक चीज और, एक पॉइंट, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट आपकी बुक में लिखा है कि देखो आज आपको इन्फेक्शन हुआ, आपको नहीं पता चलेगा. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि जैसे इन्फेक्शन हुआ पता चल जाता है, नहीं. ठीक है. सो देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स. जिस टाइम आज आपकी बॉडी में HIV वायरस गई और उसके बाद आपको उस वायरस का असर जो है आपकी बॉडी के अंदर दिखना शुरू हुआ, उस टाइम पीरियड, इनके बीच में जो है काफ़ी एक लंबा गैप होता है. ये गैप मंथ्स का हो सकता है, इवन ईयर्स. नॉर्मली जो टाइम लैग है बेटा ये 5 से 10 साल का होता है. मीन्स आज आपको इन्फेक्शन हुआ, 5 साल बाद तब तक वो HIV वायरस आपकी बॉडी के पूरे इम्यून सिस्टम को धीरे 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 करके डिस्ट्रॉय करता रहेगा. और जब एक लिमिट पहुंच जाती है, जब बहुत ही ज़्यादा कम टी सेल्स रह जाते हैं, बताऊंगी आपको मैं, तब आपकी बॉडी जो है, बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं. तब आप कहोगे अच्छा अब एड्स हो गया है. यू वर HIV पॉजिटिव, आप HIV पॉजिटिव हो चुके थे, बट सिम्टम्स जो एड्स है वो कब बोलेंगे हम उसको, जब उसमें सिम्टम आने लग जाएंगे. ठीक है. सो आप इसमें लिख सकते हो देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड appearance of symptoms. और ये टाइम लैग जो है कि कितना होता है बेटा, मंथ्स टू ईयर्स. नॉर्मली हम लेकर चलते हैं इसको 5 to 10 ईयर्स का टाइम लैग रहता है. कितना बेटा, 5 to 10 ईयर्स जो है उतना टाइम लैग यहाँ पर होता है, मंथ से लेकर टू मैनी ईयर्स. चलो अब हम बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ HIV. आपको ये पता है वायरस जो है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डेड एंड द लिविंग. मीन्स जब तक वायरस आपकी बॉडी के बाहर है इट इज जस्ट कंसिडर्ड एज अ डेड थिंग, और जब ये आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है इट बिकम्स लिविंग. ठीक है. तो होता क्या है, अब हम लाइफ साइकिल तो उसकी तभी होगी ना जब हमारी बॉडी में आएगी. तो अब हम ये देखते हैं हमारी बॉडी में वो कैसे आती है और कैसे अटैक कर रही है हमारी बॉडी को. ठीक है. ठीक है. मैं कह देती हूं कि ये एक मैक्रोफेज है. क्या था बेटा, ये एक मैक्रोफेज है. इसके पास यहाँ पर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होगा. इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा. ठीक है. ये आई है आपकी HIV वायरस.
दिस इज द रेट्रोवायरस। ये क्या है? एक रिट्रोवायरस है, दैट इज द HIV वायरस। अब ये वायरस आती है और ऑफ कोर्स इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? वो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होंगे, और विद द हेल्प ऑफ दैट ग्लाइकोप्रोटीन, ये मान लो कि ये इसका वो था, ये यहाँ पर ऐसे लगा होगा, ठीक है, बहुत सारे होंगे, मैंने जस्ट एक दिखा दिया आपको कि आपको समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। दिस इज द रिट्रोवायरस, आती है और ये हमारी सेल्स को, कौन से सेल को? मैक्रोफेज या T4 सेल को जो है इन्फेक्ट करती है। तो हम क्या बोलेंगे? वायरस इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल को जो है ये वायरस इन्फेक्ट कर रही है। ये हमारे इस सेल का जीनोम है, यहाँ बना देते हैं। मैंने साइड में इसलिए बनाया बेटा ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। ये हमारे सेल का न्यूक्लियस था। अब ये आ गई वायरस अंदर, ठीक है। अब क्या बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या वायरस पूरी अंदर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। समझना है, वायरस अंदर नहीं आ पाएगी। इसका जो ये न्यूक्लियर मटेरियल था, दैट इज RNA था, वो अंदर आएगा। जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल है बेटा, वो अंदर आएगा, ठीक है। अगर आपको याद हो, अब समझने की जरूरत है, अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो वायरस है उसके पास क्या होता है? एक प्रोटीएज एंजाइम होता है। प्रोटीएज नाम से ही क्लियर है, ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और इस न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड जो है किसकी लेयर होती थी? आपकी P17 P24 कैप्सिड, प्रोटीन कैप्सिड थी ना, कैप्सूल था, उसको वो खा जाएगा, ठीक है। जैसे ही इससे कनेक्ट करता है वैसे ही प्रोटीएज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, वो जो बाहर की प्रोटीन लेयर है उसको वो डाइजेस्ट करता है। अब ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो हमारे सेल के अंदर एंटर कर गया, सेल के अंदर एंटर कर गया। अब ये जो सेल के अंदर एंटर किया है, दिस इज, ये क्या है बेटा? दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है, इट विल कन्वर्ट इनटू द डबल स्ट्रैंडेड RNA। जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है बेटा, इट विल कन्वर्ट इनटू, सॉरी, इनटू DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो ये RNA है ये DNA में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के पास तो ऑलरेडी DNA है ना बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? उस DNA के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दिस इज द, इसको आप लिख दो, वायरल DNA है ये। वायरल DNA बन गया विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये जो वायरल DNA है ये अब किसको इन्फेक्ट करेगा? ये इन्फेक्ट करेगा हमारे न्यूक्लियस को। जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर DNA है उसके अंदर जाके अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम। 3 एंजाइम थे, तीनों एंजाइम के फंक्शन हमने समझ लिए। प्रोटीएज ने क्या किया? जो बाहर वो P17 और P24 की लेयर थी उसको डाइजेस्ट किया, जो न्यूक्लियर मटेरियल था, जो RNA था, वो अंदर आया। फिर दूसरा एंजाइम था बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने उस RNA को DNA में कन्वर्ट किया, कर दिया भाई। अब इस DNA को, जो हमारा सेल है, ये जो मैक्रोफेज है, इसके न्यूक्लियस के अंदर इनकॉर्पोरेट होना है ताकि वो अपना काम कर सके। तो अब ये इनकॉर्पोरेट होने के लिए फिर से इसको एक एंजाइम की जरूरत पड़ी, एंड दैट इज एंजाइम वाज द इंटीग्रेज, ठीक है। तो हम क्या लिख, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज gets incorporated into नॉर्मल DNA ऑफ द सेल। उसके साथ इनकॉर्पोरेट किया, ये देखो ये कर गया इनकॉर्पोरेट।
कर गया इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये क्या करेगा, अपनी ही जैसी इसको इंस्ट्रक्शन देगा। अब हमारा जो ये जो मैक्रोफेज का जो न्यूक्लियस था वो इसके कंट्रोल में आ गया। अब ये इसको इंस्ट्रक्शन देगा कि चलो बेटा अब तुम मेरे कंट्रोल में हो, अब हम जैसा कहते हैं वैसा ही करो, और तुम और ज्यादा से ज्यादा क्या बनाओ, वायरल जीनोम बनाओ। क्या बनाओ, और ज्यादा से ज्यादा वायरल जीनोम बनाओ। तो अब ये सेल क्या करेगा, बहुत सारे वायरल जीनोम बनाना शुरू कर देगा। ये बहुत सारे वायरल जीनोम बनाए। अब ये वायरल जीनोम जो हैं ये इस मैक्रोफेज से बाहर निकलते रहेंगे और दूसरे मैक्रोफेजेस को, दूसरे सेल्स को अटैक करते रहेंगे। समझ आ रही है बात? ठीक है। सो न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड। यहां हम क्या लिख सकते हैं, released and infect न्यू सेल्स। रिलीज होंगी और यहां से इन्फेक्ट करके इसको न्यू सेल्स पे, मतलब यहां से रिलीज हो गए नए नए सेल्स को जो है ये इन्फेक्ट करती रहेगी। समझ आई बेटा बात? इतनी बात क्लियर है? ये हमने बात की थी मैक्रोफेज की। सो मैक्रोफेज जो है उसको हम क्या कहते हैं, HIV की फैक्ट्री भी कह देते हैं। मैक्रोफेज को हम क्या कहते हैं बेटा, HIV फैक्ट्री। क्यों मैम? देखो देखो हमने क्या दिखाया आपको यहाँ पर कि वायरल जीनोम अंदर आया, उसने मैक्रोफेज के DNA के ऊपर कब्जा कर लिया और उसने इसको इंस्ट्रक्शन दी। अब ये एक मैक्रोफेज जो है नए 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 वायरस बनाए जा रहा है। क्या मैंने ऐसा कहा कि मैक्रोफेज मर गया? नहीं ना, वो क्या बन गया, एक उसकी फैक्ट्री बन गया, वो बार बार बस बनाए जा रहा है। सिमिलरली जब अब मैक्रोफेज के पास क्या थे, CD4 रिसेप्टर थे। सिमिलरली जो T4 टी हेल्पर सेल्स हैं, TH सेल्स जो हैं उनके पास भी रिसेप्टर्स हैं। जब ये वायरस जो हैं उन T सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करने के बाद जैसे ही उसके साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं और एक नया वायरस बनाते हैं, तो ये वायरस जब उस T सेल से बाहर निकलते हैं बेटा, वो वायरस बर्स्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मींस HIV वायरस ने, इस वायरस ने, मान लो ये वायरस गई, इसने एक T सेल को इन्फेक्ट कर दिया। अब उस T सेल को इन्फेक्ट करके उसके DNA पे कब्जा किया और नए नए और वायरस बना दिए। ठीक है, अब ये वायरस बन तो गए, जैसे ही उस सेल से बाहर निकलते हैं वैसे ही T सेल बर्स्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। पहले वाला T सेल खत्म, फिर ये जाएंगे दूसरे T सेल को इन्फेक्ट करेंगे, सिमिलर प्रोसेस रिपीटेड, फिर T सेल खत्म, फिर T सेल खत्म। ऐसे करते 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 T सेल्स जो हैं उनका नंबर बहुत कम हो जाता है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन की बात करो तो ऑन एन एवरेज 1200 सेल्स होते हैं, 1200 सेल्स पर क्यूबिक mm प्रेजेंट होते हैं। कौन से वाले? T सेल्स। जो हम एक नॉर्मल रेंज लें तो 500 से 1500 सेल्स पर क्यूबिक mm जो एक नॉर्मल रेंज मानी गई है T सेल्स की, भाई इतनी है तो ठीक है। बट एड्स पेशेंट के अंदर धीरे धीरे ये काउंट जो है T सेल्स का वो डिक्रीज होके बिलो 200 चला जाता है, और जब बिलो 200 चला जाता है तब हम कहते हैं कि पेशेंट को अब हो गया एड्स, क्योंकि तब उसको होने लग जाएंगे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शंस का मतलब है बेटा, बीमारी तो HIV थी बट उसकी वजह से और भी चीजों का इन्फेक्शन होने लग गया। फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है, कैंडिडियासिस वेरी कॉमन। आप एड्स पेशेंट के देखेंगे तो टंग के ऊपर इतना इतना वाइट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कैंडिडियासिस, दैट इज अ फंगल इन्फेक्शन। नॉर्मली चाहे फंजाई हो, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोई पैरासाइट हो लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है, वो एक नॉर्मल इंसान को, जैसे हम लोग हैं, हमें इन्फेक्ट नहीं करेगा। भाई हम हर टाइम बीमार थोड़ी रहते, बट क्योंकि HIV पेशेंट के अंदर T सेल्स इतने कम हो गए, उनकी इम्यूनिटी ही इतनी वीक हो गई है कि अब उनको ये जो नॉर्मल पैथोजन थे ये भी इन्फेक्शन करेंगे और बहुत दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। माइकोबैक्टीरियम है, ये सब जो है उनको इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है कि आप मल्टीपल फेलियर हो जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के मल्टीपल फेलियर एंड डेथ हो जाती है। ठीक है बेटा, आई होप इतनी बात क्लियर है।
ठीक है, चलो एक चीज लिख लो आप इसके अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट सी है। अब हमने बोला था CD4 रिसेप्टर्स हमें चाहिए भाई। CD4 रिसेप्टर्स हमने कहा था कि दो सेल्स के पास हैं, एक तो मैक्रोफेजिस के पास थे और दूसरे थे आपके टी हेल्पर और T4 सेल्स के पास। अब ये टी हेल्पर और T4 सेल्स जो हैं, इनको जब वायरस इन्फेक्ट करती है, व्हेन वायरस इन्फेक्ट्स एंड रेप्लिकेट, या इसको ऐसे लिखो बेटा, वायरस इन्फेक्ट्स एंड replicates when it comes out of the cell they burst. Ultimately number of T या helper T lymphocytes, number of helper T lymphocytes goes on decreasing. टी लिम्फोसाइट्स तो बस होते जाते हैं, उनका नंबर जो है डिक्रीज हो जाता है। एंड मैक्रोफेजेस जो होते हैं, दे एक्ट एज HIV फैक्ट्री एंड कीप्स ऑन प्रोड्यूसिंग न्यू वायरल जीनोम। नया वायरल जीनोम को जो है वो प्रोड्यूस करते ही रहते हैं। फिर हमने एक और चीज बोली बेटा कि नॉर्मल जो नंबर रहता है T4 सेल्स का, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल एक एवरेज बात करूं कि जो इनका नंबर है वो कितना रहता है, सो द नॉर्मल रेंज, जो नॉर्मल रेंज रहती है, नॉर्मल रेंज ऑफ CD4 T cells, it is 500 to 1500 cells per cubic mm, ठीक है, 500 to 1500 cells per cubic mm इन एड्स पेशेंट के अंदर जो है इन CD4 सेल्स का नंबर जो है count drops less than 200 cells per millimeter cube and leads to opportunistic infection। और उनको क्या होना स्टार्ट हो जाता है जब CD4 सेल्स T सेल्स का काउंट इतना कम हो जाता है, जो opportunistic infections हैं बेटा वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाता है? तो opportunistic infections है वो होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें सिम्टम्स लिख देते हैं कि स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या क्या रहते हैं। जो नॉर्मल, जो थोड़े से होते हैं ना लो लेवल के सिम्टम्स, उनके अंदर तो आपका इंक्लूड होता है क्या, फीवर हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है, फीवर हो जाता है, डायरिया हो जाता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है,
रीजन पता ही नहीं क्यों हुए जा रहा है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, पता नहीं, मतलब कोई ऐसा कोई सिम्टम नहीं आ, रीजन नहीं मिल रहा, कोई पता नहीं, फिर भी क्यों, अच्छी डाइट है फिर भी क्या हो रहा है, वेट लॉस होता जा रहा है। नाउ ड्यू टू डिक्रीज इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स या हेल्पर टी सेल्स, जैसे जैसे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स या हेल्पर टी सेल्स का नंबर कम होता है, पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस, जो कि एक नॉर्मल इंसान को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, जो हमें नहीं करेंगे बट उनको वो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो पर्सन विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम infections that would have been otherwise overcome, that would have been otherwise overcome, like, जैसे कि नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं बेटा, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को, ऐसे इन्फेक्शन जो नॉर्मली हमको नहीं होने वाले थे, हम जैसे जैसे हम मैं बात करती हूँ बेटा ट्यूबरक्लोसिस की, टीबी की, हम सबको वैक्सीनेशन लगी हुई तो ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस काफ़ी रेयर रहते हैं, बट इनके अंदर तो क्या होता है कि देखो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस की जो है पैथोजन है, जो बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट नहीं करता, करता है, बट क्योंकि हमारी बॉडी ने तो मेमोरी सेल्स बनाए हुए थे, मेमोरी टी सेल्स, बी सेल्स वो बनाए हुए थे ना, ठीक है, तो हमारी बॉडी तो भाई काम कर रही थी, बट इनकी बॉडी में तो कम हो गया है, टी सेल तो रहे ही नहीं, इतने कम हो गए, तो अब इनकी बॉडी में ताकत नहीं है कि उसको उससे दोबारा से फाइट कर पाए। तो ऐसे इन्फेक्शन जिनसे हमें कुछ नहीं हो सकता था, बट जिस पेशेंट को एड्स हो चुका है उसको इन पैथोजन से भी इन्फेक्शन हो जाएगा। सो लाइक इन्फेक्शन फ्रॉम फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम, फंजाई, even parasites like टोक्सोप्लाज्मा, इवन पैरासाइट्स लाइक टोक्सोप्लाज्मा जो हमें कोई इन्फेक्शन नहीं करती, बट वो सब इनको इन्फेक्शन करेंगे। सो ये आप आई होप सबको समझ आ गया होगा कि ये कैसे कैसे काम करता है HIV वायरस जब आपकी बॉडी में आता है। मैक्रोफेजेस जो होते हैं दे एक्ट एज द HIV फैक्ट्री, और जो T4 सेल्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है, फिर वहाँ पर अपना जीनोम बनाता है नया, और वो सेल जो है बस्ट हो जाते हैं, ये नए टी सेल्स के पास जाते हैं, फिर वो बस्ट हो, तो धीरे धीरे टी सेल्स का नंबर जो है डिक्रीज होता जा रहा है। तीनों एंजाइम का मैंने आपको काम बता दिया बेटा कि प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन कैप्सूल को कट करेगा, फिर उसके बाद वो अंदर आएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से आरएनए विल कन्वर्ट इनटू द डीएनए। डीएनए जो है विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेज एंजाइम जाके हमारे सेल के वायरल जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर जाएगा और अपनी न्यूनो कॉपीज बनाएगा और पूरी बॉडी के अंदर फैलते रहेंगे और दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करता रहेगा, ठीक है। अब इस चीज के लिए आपके लिए होता है, एक होता है बेटा आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर HIV। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है HIV का, दैट इज द अलाइजा, दैट इज द अलाइजा। अलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। देखो अभी आपको बस ये नाम याद रखना है, बट इसकी थोड़ी सी फंक्शनिंग मैं आपको बताऊंगी जब हम बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर करेंगे ना, तब करेंगे, ठीक है। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट, मान लो एक पेशेंट गया, डॉक्टर को थोड़ा सा डाउट हुआ कि ही मे हैव द एड्स, तो उसने टेस्ट करवाया, एलाइजा जो है वो पॉजिटिव आ गया, तो उसको
कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट किया जाता है एंड दैट इज द वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, सो डायग्नोस्टिक हो गया। फिर लिखो बेटा आप कंफर्मेटरी टेस्ट। सो कंफर्मेटरी टेस्ट के अंदर जो आप इंक्लूड करते हो दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा होता है बेटा? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, अब आप इसके अंदर एक चीज और लिख लो बेटा, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो ये इनक्योरेबल है भाई। एक बार हो गया तो क्योर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। ठीक है, वंस एक्वायर्ड कैन नॉट बी क्योर्ड, सिंपल सी बात। लिख दो, ऑल्दो देयर इज नो क्योर फॉर एड्स, एड्स के लिए कोई क्योर नहीं है, बट ठीक है, बट सम medicines can be given to prolong the life। थोड़ा लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन दी जा सकती हैं ताकि लाइफ थोड़ी इजी रहे, जो पेन है, इन्फेक्शन है, उनको थोड़ा सबसाइड किया जा सके। उनके लिए कुछ जो है आप दवाई दे सकते हो, बट ठीक तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब वो मेडिसिन कौन सी है बेटा? एक तो होती है आपकी ज़िडोव्यूडाइन, ठीक है, वन इज द ज़िडोव्यूडाइन, एंड दूसरी है आपकी इसमें होती है AZT। हाँ, AZT, दैट इज एजिडोथाइमिडीन, ऐसी कुछ होता है, AZT। ठीक है, सो फर्स्ट इज द ज़िडोव्यूडाइन और दूसरी होती है बेटा AZT। एजिडोथाइमिडीन ही होता है, एजिडो, हाँ यही होता है। समझ आई आपको बात? एड्स एक बार हो जाएगा सो आप उसको, उस वायरस को अपनी बॉडी से नहीं निकाल सकते हैं, अल्टीमेटली डेथ कंफर्म है। बट कुछ मेडिसिन्स हैं जिससे आप अपनी लाइफ को प्रोलोंग कर सकते हैं, जो सिम्टम्स, जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा सा। और उन मेडिसिन्स का नाम जो अभी तक हमें मिली हुई हैं, मेनली जो यूज़ होती हैं, दैट इज़ द ज़िडोव्यूडाइन एंड द AZT। कौन सी है बेटा? ज़िडोव्यूडाइन एंड AZT, दैट इज एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन। तो ये था आपका एड्स। इसके अलावा हमारी बुक के अंदर एक बार हम देख लेते हैं कि क्या दिया है। सबसे पहले तो जो हमने वो मशीनरी बनाई थी उसको देखो बेटा, वायरल RNA आया, उसने क्या किया, एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया। देखो प्रोटीन कोड दिखाई गई, हमें प्रोटीन कोड दिखाई थी। यहाँ पर ऑफ कोर्स क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? यहाँ पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, उसकी हेल्प से ये जो वायरल जीनोम है ये अंदर आ गया। वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। आने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से ये वायरल DNA बन गया, दिस इज द वायरल DNA। अब वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट, किसकी हेल्प से? इंटीग्रेज की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे कौन से एंजाइम ने काम किया होगा? प्रोटीएज ने। यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ही। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका खुद का जो DNA था उसके अंदर आकर ये इनकॉर्पोरेट कर जाता है। इनकॉर्पोरेट करने के बाद न्यू वायरस बनाएगा और ये पूरे के पूरे जो है, मतलब न्यू DNA बना उनका और न्यू वायरस बन जाती हैं। वो वायरस बाहर निकलती हैं और दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर देती हैं। नीचे अगर आप एक लाइन देखोगे तो लिखा है इन्फेक्टेड सेल्स कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड। जो इन्फेक्टेड सेल है ये सर्वाइव करता है जब वायरस रेप्लिकेट कर रही होती हैं। मीन्स ये अभी मैक्रोफेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा आपकी बुक में ये कुछ एक लास्ट पैराग्राफ है, इसमें ऐसा कुछ लिखने वाली बात नहीं, समझने की बात है, इसको समझ लो। क्या है बेटा? प्रिवेंशन। आप जो है एड्स को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एड्स हैज नो क्योर, क्योर तो एक बार हो गई तो हो गई, तो प्रिवेंशन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। सो Moreover, HIV इन्फेक्शन मोस्ट ऑफन स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर। मैंने आपको भी बताया, पहले भी बताया, ऐसा नहीं है कि आपको कोई और बीमारी होती है। कोल्ड होता है भाई, कोल्ड हो गया तो हो गया, पता थोड़ी चलता है, नहीं पता चलता। बट एड्स के लिए तुम ऐसे थोड़ी बोल सकते हो गया तो हो गया, मुझे कैसे पता? नहीं, आपको पता था, आपने प्रिकॉशन नहीं ली, तब आपको हुआ, सिंपल। ठीक है, सो
spreads due to conscious behavior pattern and it not something that happen inadvertently. आपके बिना कुछ किए ही नहीं हो सकता ये, like pneumonia है, टाइफाइड है, तो हो जाते हैं ना भाई, ठीक है. Of course infection in blood transfusion patient, newborn from mother etc may take place due to poor monitoring. ये जो है poor monitoring की वजह से blood transfusion या मदर से बच्चे को हो गया, पता ही नहीं था मदर HIV है, तो ये poor monitoring की वजह से हुआ, ठीक है. द ओनली एक्सक्यूज, इसके लिए ओनली एक्सक्यूज क्या है भाई? इग्नोरेंस. तुमने ढंग से ध्यान नहीं दिया, इग्नोरेंस. सो एड्स के लिए एक बात बोली जाती है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस. अपनी बेवकूफी की वजह से मरो मत, ठीक है. डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस. इन आर कंट्री बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं. कई बार एड्स जब हो जाता है लोगों को, दे फील शाय, वो नहीं जाते किसी के पास. यू कैन गो देयर, उनको बता सकते हो ताकि वो आपकी कैसे भी करके हेल्प कर सकें, ठीक है. सो in our country one is the NACO, that is National AIDS Control Society, and the other non-government organization, that is NGOs, are doing a lot to educate the people about AIDS. WHO has started a number of program to prevent. WHO ने भी काफ़ी सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं ताकि HIV इन्फेक्शन को स्प्रेड को रोका जा सके. मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV, ब्लड बैंक्स के अंदर बेसिकली इंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल, डिस्पोजेबल नीडल ही यूज करनी है, एंड सिरिंजेस इन द पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक. फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, जो मैंने आपको बोला ना कि विदाउट अनसेफ सेक्स जो किया विदाउट द हेल्प ऑफ द बैरियर मेथड, वो. कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, लोगों को इस ड्रग एब्यूज के चक्कर से बाहर निकाला जाए. एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रोमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV ससेप्टिबल पॉपुलेशन आर सम स्टेप. देखो कुछ पॉपुलेशन जो है HIV ससेप्टिबल्स होती हैं, मतलब काफ़ी इंडिया में ऐसे एरियाज़ हैं जिनको HIV ससेप्टिबल बोला गया है, कि मीन्स वो एक ऐसा एरिया था जहाँ पर बहुत लोग HIV पॉजिटिव थे. तो वहाँ के लोगों को एडवाइस किया जाता है, भैया आप रेगुलर बेसिस पर अपना चेकअप कराते रहो कि कहीं आपको भी कहीं से इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, ठीक है. इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन. मैंने आपको बताया हिडन नहीं करना. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, यू कैन गो देयर, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद देम, ठीक है. सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मैनी मोर पीपल. HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग शन्ड बाय सोसाइटी. आप उन लोगों की बेइज्जती करो, उन लोगों को ऐसे गंदी सी नज़रों से देखो, है ना, उससे बेटर है आप उनकी हेल्प करो. उनको हो गया है, कोई बात नहीं, आप उनके पास जाओ, उनसे बातें करो, छुओगे, बात करोगे, भाई कुछ नहीं होने वाला है तुम्हें, ठीक है. मतलब होता है ना कि एक जागरूक पर्सन बनो, ठीक है. रिस्पॉन्सिबल, बी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑफ द सोसाइटी. उनको पास जाओ, उनकी हेल्प करो, उन्हें बताओ कि देखो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, अब जो हो गया उसे तुम बदल नहीं सकते, ये तो सत्य है ना. जो हो गया उसको बदल तो नहीं सकते, बट हाँ अब जैसी तुम्हारी लाइफ है उसको तुम अच्छे से जी सकते हो. एटलीस्ट आप खुद NGO के लिए काम कर सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हो, इनके साइड इफेक्ट्स बता सकते हो, ठीक है. So unless society recognizes it as a problem to be dealt with in a collective manner, the chances of wider spread of the disease increase manifold. It is malady that can only be tackled by the society and medical fraternity together to prevent the spread of the disease. तो सबको मिलकर काम करना है ताकि इस बीमारी को रोका जा सके, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बीमारी तो भाई है नहीं, ठीक है. क्योंकि एक बार होने के बाद जब ठीक ही नहीं हो रही तो बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक बेटा. तो ये था एड्स. आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. इसके बाद हमने कुछ यहाँ पर लास्ट में आपके लिए क्वेश्चंस हैं, आपका जो कि है आपका होमवर्क ऑफ कोर्स, ठीक है. तो आई काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी सारे नहीं तो एड्स और कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, ये आप करेंगे, ठीक है. और इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे और हमारा जो इस चैप्टर में ड्रग एब्यूज़ है उसको स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए. बी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, बी हैप्पी, हेल्प योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, और पढ़ते रहिए. बाय.